हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है मयूरी भागवानी। आज की डेट है 18 जून और आज के यानी कि 18 जून के द हिंदू न्यूज़पेपर को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का यानी 18 जून का द हिंदू एनालिसिस हम शुरू करें उससे पहले मैं आपको बता दूं दैट यू कैन कनेक्ट विथ मी वाया दीज 4 प्लेटफॉर्म्स। एक हमारा टेलीग्राम चैनल है मयूरी भागवानी के नाम से। इसके साथ एक हमारा डिस्कशन ग्रुप भी है टेलीग्राम पे ही, उसका नाम है मयूरी भागवानी यूपीएससी। ठीक है, तो आप इन दोनों चैनल्स को ज्वाइन कर सकते हो और इन दोनों चैनल्स के थ्रू आप हमसे कनेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा आप हमसे कनेक्ट कर सकते हो वाया ट्विटर, इंस्टाग्राम एंड वाया मेल ऑल्सो। और ये सब कुछ जो है इस पे आप मुझसे अपने जो भी डाउट्स हैं, जो भी क्वेरीज हैं, जो भी आपको मुझे फीडबैक देना हो, ये सब कुछ आप मुझे दे सकते हो इन 4 प्लेटफॉर्म्स के थ्रू। नाउ टुडेज पिंच ऑफ पॉजिटिविटी की बात कर लेते हैं। तो विराट कोहली जी का एक कोट है, सेल्फ बिलीफ एंड हार्ड वर्क विल ऑलवेज अर्न यू सक्सेस। तो यहाँ पे आपको समझ में आना चाहिए कि अगर आपको अपने आप पे फेथ है, अगर आप अपने आप पे विश्वास रखते हो, अगर आप हार्ड वर्क करने से कतराते नहीं हो, तो आपको आपके गोल तक पहुंचने से कोई भी नहीं रोक सकता। आगे बात करते हैं टुडेज टॉपिक्स की। तो GS1 में वी हैव नथिंग फॉर टुडे। GS2 में हम इंटरनेशनल रिलेशंस में देखेंगे चाइना ऑब्जेक्ट्स टू डेजिग्नेट एलईटी टेररिस्ट। तो देखो यहाँ पे लश्कर ए तैयबा के एक पर्सन है, एक चीफ है, डिप्टी चीफ है। इनको यहाँ पे इंडिया और यूएस दोनों ही डेजिग्नेट करवाना चाहते हैं एज अ टेररिस्ट, लेकिन चाइना को इसमें बहुत प्रॉब्लम है। चाइना ने इसको ऑब्जेक्ट कर दिया। तो क्या पूरा सीन है इसको समझेंगे। देन सेकेंड हमारा चाइना थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर, इसके बारे में देखेंगे। MEF यानी कि मेजर इकोनॉमीज फोरम, ये क्या है इसको भी समझेंगे। गवर्नेंस में ADP के बारे में समझेंगे। ADP इज एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, ये क्यों न्यूज में, इसको देखेंगे। देन आज का एक एडिटोरियल है अ मैन्स पार्लियामेंट, इसके बारे में समझेंगे। GS3 में हम देखेंगे डिजास्टर मैनेजमेंट में एक रिपोर्ट आई है UNHCR यानी कि यूनाइटेड नेशन ह्यूमन, दैट इज UNHCR यानी कि यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रेफ्यूजीज। ठीक है, यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रेफ्यूजीज की रिपोर्ट है, इसको भी देखेंगे। और इकोनॉमी में देखेंगे IP राइट्स वेवर फॉर कोविड जैब्स। तो ये क्या है, IPR के क्या वेवर मिल रहा है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पे, इसको समझेंगे। एंड GS4 में ये वाली जो न्यूज़ है ना हमारी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, इसको हम कनेक्ट करेंगे कि किस तरह से हम इस न्यूज़ को GS4 में भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली मैं आपको समझाऊंगी कि GS4 में आपको किस तरह से करंट को इनकलकेट करना है। ठीक है, करंट अफेयर्स को इनकलकेट करना है। तो शुरू करेंगे। उससे पहले एक अनाउंसमेंट है कि हम आपके लिए लेकर आए हैं एक एथिक्स का कोर्स जो कि शुरू हो रहा है 20 जून से। और इसके बारे में मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ कि इसमें 40 सेशन होंगे। इन 40 सेशन में हम ना सिर्फ सिलेबस को कवर करेंगे, साथ में आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे और यहाँ पे प्रीवियस क्वेश्चंस को एनालाइज करेंगे, टॉपर्स की कॉपी को एनालाइज करेंगे, ये सब कुछ करेंगे। यानी कि आपको फुल फ्लेज्ड पैकेज मिल रहा है एथिक्स का। और यहाँ पे आपको इसके अलावा और किसी चीज़ को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लाइव सेशन होंगे, अगर आपको मिस हो जाती है तो आपको रिकॉर्डेड सेशन में मिलेंगे। और ये सब जो है इसके लिए एनरोल आप सिर्फ आज कर सकते हो, यानी कि 18 जून तक, यानी 18 जून 11 PM तक ही आप इसके लिए एनरोल कर सकते हो। अगर आपको देखना हो कि हमारी टीचिंग स्टाइल कैसी होगी तो हमारे यूट्यूब चैनल पे एक प्लेलिस्ट बनी हुई है एथिक्स को लेकर। आप इस प्लेलिस्ट पे जाके एथिक्स के जितने भी वीडियोस मैंने अभी तक अपलोड करे हैं आप उसको देख सकते हो एंड आप इसमें एनरोल कर सकते हो। ऑफर प्राइस हमने एक्सटेंड कर दिया है, तो आज की डेट पे जो ऑफर प्राइस है, आज की डेट पे जो आपको प्राइस मिलेगा वो है ₹2999 ओनली। ओके, तो यहाँ पे इस अनाउंसमेंट के बाद अब शुरू करते हैं हमारे सेशन को। चाइना फॉइल्स बिड टू डेजिग्नेट LET डेप्यूटी चीफ और टेररिस्ट। तो देखो न्यूज ये है कि इंडिया और US दोनों ने यहाँ पे एक प्रपोजल रखा, किसके सामने, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के सामने। यहाँ पे प्रपोजल ये था कि लश्कर ए तैयबा जो है, लश्कर ए तैयबा जिसको यहाँ पे जमात उद दावा ये भी कहा जा रहा है, इसके डेप्यूटी चीफ अब्दुल रहमान मक्की जो है ये एक बहुत बड़ा टेररिस्ट है। ठीक है, बहुत ज्यादा पॉपुलर सा और बोलते हैं ना कुख्यात सा टेररिस्ट है। ठीक है, अब इसको यहाँ पे इंडिया और US दोनों मिलकर चाहते थे कि इसको टेररिस्ट टैग दिया जाए UNSC के अंडर और इसके ऊपर सैंक्शंस लगाया जाए।
ओके। लेकिन अभी हुआ क्या है, सब सही चल रहा था, लेकिन चाइना ने हर बार की तरह यहाँ पे प्रॉब्लम दिखाई है। चाइना बोल रहा है कि नहीं, हमको इससे ऑब्जेक्शन है, आपने यहाँ पे प्रॉपर इन्फॉर्मेशन पुटअप नहीं करी है, तो हम कैसे किसी के ऊपर सैंक्शन लगा दें। तो यूएस और इंडिया ने इसी महीने इसके ऊपर इस पर्सन को यहाँ पे टेररिस्ट सैंक्शन करने की बात कही थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे यूएनएससी की जो 1267 कमेटी है वो इसका डिसीजन लेती है। यूएनएससी की 1267 कमेटी इसका डिसीजन लेती है कि किसको टेररिस्ट डिजिग्नेट करना है, किसको नहीं करना है। तो यहाँ पे चाइना ने बोला है कि नहीं भाई, हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हमको यहाँ पे किसी को टेररिस्ट डिजिग्नेट करना है, तो हमको और इन्फॉर्मेशन चाहिए। और इसको कहते हुए यहाँ पे एक तरह से इसके ऊपर ऑब्जेक्शन लगा दिया है। ओके, अब देखो ये सेम चीज चाइना ने 2019 में भी करी थी, ठीक है। तब हम यहाँ पे चाहते थे कि जैश ए मोहम्मद, जो जैश ए मोहम्मद के चीफ, जो जैश ए मोहम्मद का चीफ है मसूद अजहर, इसके ऊपर यहाँ पे सैंक्शन लगे, लेकिन यहाँ पे भी चाइना ने बीच में ऑब्जेक्शन ले लिया था, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं कि ये क्या है 1267 कमेटी और किस तरह से काम चलता है। क्या सिर्फ चाइना के यहाँ पे रोक लेने से, सिर्फ चाइना के वीटो लगाने से क्या सारा प्रोसेस रुक जाएगा? ये सब कुछ क्या है, इसको समझते हैं। तो देखो, सबसे पहले यूएनएससी की 1267 कमेटी क्या है। क्वेश्चन डायरेक्टली आपसे प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है, व्हाट इज 1267 कमेटी रिलेटेड टू। तो यूएनएससी की 1267 कमेटी है, 1999 में इसको सेटअप किया गया था, ठीक है। और ये जो है 2001 के जो अटैक्स हुए थे, ठीक है, 9/11 के जो अटैक्स हुए थे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे यूएस के, उसके बाद इसको और ज्यादा स्ट्रेंथन किया गया इस कमेटी को। ओके, इसको यहाँ पे दाइश एंड अल कायदा सैंक्शन कमेटी भी बोला जाता है। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि जो टेररिस्ट सैंक्शन कमेटी है ना, ये वो है। तो 1267 कमेटी क्या है? टेररिस्ट सैंक्शन कमेटी है। इसको दाइश एंड अल कायदा सैंक्शन कमेटी भी कहा जाता है। ओके, इसमें यूएनएससी के सारे मेंबर्स, जितने भी मेंबर्स होते हैं, 15 मेंबर्स होते हैं यूएनएससी में, है ना। 15 के 15 मेंबर्स इसमें शामिल होते हैं, परमानेंट भी और नॉन परमानेंट भी। अब यूएनएससी के बारे में मैं बता दूं कि जो 15 मेंबर्स हैं, इसमें 5 मेंबर्स जो होते हैं ये परमानेंट होते हैं। जो कौन होते हैं? फेजर से आप याद रख सकते हो, फ्रांस, अमेरिका, चाइना, इंग्लैंड यानी कि यूके और रशिया, ये 5 इसके परमानेंट मेंबर्स हैं। बाकी 10 जो है वो नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं, जिनका टेन्योर 2-2 साल का होता है, ठीक है। और ये 10 मेंबर्स कौन से हैं, ये आप मुझे बताओगे इन द कमेंट सेक्शन। थोड़ा गूगल करना, सर्च करना, और मुझे पहला क्वेश्चन का आंसर आप ये दोगे कि ये 10 जो मेंबर्स हैं ये कौन है, ठीक है, अभी के टाइम पे। अच्छा, अब ये जो 1267 कमेटी है, ये क्या करती है? एक ग्लोबल लिस्ट बनाती है, जिसमें ये टेररिस्ट की एक लिस्ट बनाती है, जिसके ऊपर यूएनएससी के स्टैंप लगते हैं। और जितने भी यहाँ पे 1267 के लिस्ट में जितने भी टेररिस्ट हैं, मेजॉरिटी ऑफ देम आर पाकिस्तानी नेशनल एंड रेसिडेंट्स। ओके, नाउ अभी इसका प्रोसेस क्या है यूएनएससी के लिए। यूएनएससी में अगर आपको किसी पर्सन को लिस्ट करवाना है एज अ टेररिस्ट, तो क्या प्रोसेस है? तो यहाँ पे कोई भी मेंबर एक प्रपोजल सबमिट कर सकता है कि कोई भी इंडिविजुअल, ग्रुप या एंटिटी को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का यहाँ पे टैग मिले, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, 4 दिनों का नोटिस पीरियड होता है। 4 दिन दिए जाते हैं सभी को डिसीजन लेने के लिए। और फाइनली अगर आपको किसी भी पर्सन को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को टेररिस्ट यहाँ पे टैग दिलवाना है या फिर उसके ऊपर से टेररिस्ट टैग हटवाना है, तो आपको यहाँ पे कंसेंसस की जरूरत है, यानी कि सर्वसम्मति की जरूरत है। यानी कि सभी लोग, जैसे 15 मेंबर्स हैं तो 15 के 15 लोग इसी फेवर में होने चाहिए, 15 के 15 लोग अप्रूव करेंगे, तभी ये चीज होगी, ठीक है, तभी ये प्रोसेस पूरा होगा। और ये जो प्रपोजल है ये सभी मेंबर्स को भेजा जाता है। अगर कोई भी मेंबर ऑब्जेक्ट नहीं करता है 5 वर्किंग डेज के अंदर, तो प्रपोजल को अडॉप्ट कर लिया जाता है। यानी कि जैसे इस बार मानो यहाँ पे बोला गया लश्कर तैयबा जो है, इसका यहाँ पे जो डिप्टी चीफ है उसको टेररिस्ट टैग देना है। अगर कोई भी अपोज नहीं करता, कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं करता 5 दिनों के अंदर अंदर, तो यहाँ पे इस पर्सन को टेररिस्ट का टैग मिल जाता है, इसके अगेंस्ट सैंक्शंस चालू हो जाते हैं। लेकिन क्योंकि चाइना ने बीच में ऑब्जेक्ट कर लिया, इसीलिए पूरा प्रोसीजर रुक गया है। ओके, नाउ ऑब्जेक्शन जो चाइना ने किया उसका मतलब क्या है? ऑब्जेक्शन का मतलब ये है कि यहाँ पे चाइना बोल रहा है कि हमें इस पूरे प्रपोजल से ऑब्जेक्शन है। और चाइना ने टू बी स्पेसिफिक यहाँ पे बोला है कि हमने यहाँ पे टेक्निकल होल्ड लगाया। अब इस टेक्निकल होल्ड का सिंपल सा मतलब ये है कि जो भी पर्सन, जो भी मेंबर, कोई कंट्री जो भी टेक्निकल होल्ड लगा रही है, वो ये कह रहे हैं कि हमको और इन्फॉर्मेशन चाहिए इस प्रपोजिंग मेंबर स्टेट के बारे में। फॉर एग्जांपल, जैसे इंडिया और यूएस ने यहाँ पे बोला है कि आप इस डिप्टी चीफ के ऊपर टेररिस्ट सैंक्शंस लगाओ, ठीक है। तो यहाँ पे चाइना बेसिकली ये बोल रहा है कि आप इसके लिए हमको और इन्फॉर्मेशन लाके दो कि इसने किया क्या क्या है, तो हम इसके बारे में सोचेंगे। तो ये टेक्निकल होल्ड बोल रहा है चाइना कि हमने लगाया हुआ है। ओके, अब ये जो टेक्निकल होल्ड लग जाता है तो ये जो इशू हो जाता है ये पेंडिंग हो जाता है। और अगर ये इशू पेंडिंग होने के बाद 6 महीने में भी रिजॉल्व नहीं होता है, ठीक है, जो टेक्निकल होल्ड लगा हुआ है उसको क्लियर नहीं किया जाता है, तो ये माना जाता है कि अप्रूव्ड है, ठीक है। ऑब्जेक्शन के केस में वो चीज जो है वो वहीं खारिज हो जाती है। लेकिन पेंडिंग है अगर, तो पेंडिंग में यहाँ पे ये है कि 6 महीने का आपके पास ऑप्शन रहता है।
इस 6 महीने को आप 3 महीना और एक्सटेंड कर सकते हो और अल्टीमेटली अगर यहाँ पे फाइनल ऑब्जेक्शन नहीं लगता है, ठीक है, तो ये माना जाता है कि ये जो प्रपोजल है ये पास हो गया। तो अभी चाइना ने लगाया टेक्निकल होल्ड, है ना। अब टेक्निकल होल्ड के बाद अगर चाइना इसको ऑब्जेक्ट नहीं करती है अंटिल इन द 6 मंथ्स, कमिंग 6 मंथ्स, तो यहाँ पे ये माना जाएगा कि प्रपोजल पास हो गया है। नाउ आप किसको यहाँ पे, किस पर्सन को या किस इंडिविजुअल को या किस ऑर्गेनाइजेशन को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का टैग यहाँ पे दिलवा सकते हो या फिर प्रपोज कर सकते हो कि इसके अगेंस्ट सैंक्शंस लगे? तो ऐसा कोई पर्सन या ग्रुप या एंटिटी जो कि इन्वॉल्व हो इन सब कामों में, किन सब में? फाइनेंसिंग में, प्लानिंग में, फैसिलिटेटिंग में, प्रिपेयरिंग में या परपेट्रेटिंग ऑफ एक्ट्स एंड एक्टिविटीज लिंक्ड टू आईसिल, दैश, अलकायदा और एनी सेल अफिलिएटेड स्प्लिंटर ग्रुप और डेरिवेटिव देयरऑफ। तो जो भी, जो आईसिल है, ठीक है, इसके अलावा अलकायदा है, दैश है, ये सब क्या है? टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। अगर इनमें से किसी के साथ भी रिलेटेड है, इनमें से किसी भी एक्टिविटी के थ्रू रिलेटेड है कोई भी पर्सन या एंटिटी, उसको आप यहाँ पे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन या टेररिस्ट इंडिविजुअल का टैग दिलवा सकते हो और उसके ऊपर सैंक्शन लगवा सकते हो बाय यूएनएससी। ओके, समझ गए? आगे बात करते हैं। प्ली फॉर आईपी राइट्स वेवर फॉर कोविड-19 जैब्स हिट्स अ वॉल। तो बेसिकली देखो क्या हुआ है यहाँ पे, जब कोविड आया, ठीक है, जब कोविड आया तो कोविड के दौरान यहाँ पे क्या हो रहा था कि जो बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं, जैसे मान लो यूएसए हो गया, यूके हो गया, ये रिच कंट्रीज हैं, यहाँ पे बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, ठीक है। अभी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज बड़े महंगे महंगे यहाँ पे जो भी वैक्सीन है वो ला रही थी, ठीक है, डायग्नोस्टिक्स ला रही थी, टेस्ट वगैरह, यहाँ पे मेडिसिन वगैरह ये सब लेकर आई थी कोविड के लिए, ठीक है। अब इनको भले ही ये जो सब चीज़ें इन्होंने कम पैसों में प्रोड्यूस की हो, लेकिन ये इसको बहुत ज़्यादा पैसों में बेच रही थी। क्यों? क्योंकि इनको कमाने पैसे, इनको कमाने प्रॉफिट, तभी तो इन्होंने इतनी रिसर्च करी है और इनका दिमाग लगाया इसमें। और इन्होंने जब अपना दिमाग यूज करके ये सब चीजें बनाया, इतनी रिसर्च के थ्रू ये सब चीजें बनाया, तो ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जो है इनका ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो गई। और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के ऊपर हर पर्सन या हर जो कंपनी है जिसने उसको बनाया उसका राइट होता है, उसके लिए वो कितने में भी उसको बेच सकती। तो एक तरह से इनकी मोनोपोली हो गई थी, ठीक है। अब जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं या डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उनको भी तो ज़रूरत है इन वैक्सीन और मेडिसिन की। तो यहाँ पे जब ज़रूरत थी, तो ये जो कंट्रीज़ की जो ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है, ये इनको बहुत हाई प्राइजेस पे ये वैक्सीन और डायग्नोस्टिक्स और मेडिसिन वगैरह प्रोवाइड कर रही थी। अभी जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज या डेवलपिंग कंट्रीज है, ये इतना अफोर्ड नहीं कर सकती, ठीक है, इतना अफोर्ड नहीं कर सकती। इसके चक्कर में क्या हो रहा था, ग्लोबल इनिक्विटी बन गई थी, एक ग्लोबल इनिक्विटी जनरेट हो गई थी रिगार्डिंग कोविड, ठीक है। कि एक कंट्री है, जैसे मान लो यहाँ यूएस है, यूके है, इन कंट्रीज के पास ना सिर्फ इनके सभी मेंबर्स को, इनके सभी सिटीजन्स को वैक्सीन लग चुकी है, मेडिसिन मिल चुकी है, इसके साथ इन्होंने स्टॉक भी अपना रखा हुआ है, बफर स्टॉक भी, ठीक है। लेकिन कुछ कंट्रीज हैं, जैसे अफ्रीका की कुछ कंट्रीज हैं, एशिया की कुछ कंट्रीज हैं, जिनके आधी पॉपुलेशन को भी अभी वैक्सीन नहीं लगी। तो इस तरह की ग्लोबल इनिक्विटी थी, ठीक है। अब ये तो रिच कंट्रीज हैं, ये अफोर्ड कर सकती हैं, लेकिन अफ्रीका जैसी जो अफ्रीका में जो कंट्रीज हैं वो इसको अफोर्ड नहीं कर सकती। तो ग्लोबल इनिक्विटी जनरेट हो रही थी और इसको कोई समझने को तैयार नहीं था। अल्टीमेटली क्या हुआ कि यहाँ के सभी लोगों को तो लग गई वैक्सीन, लेकिन यहाँ के लोगों को नहीं लगी। तो इसी के कारण फिर नए वेरिएंट्स निकलने लगे कोविड के, ठीक है। ओमिक्रॉन यहीं से निकला है, साउथ अफ्रीका से, है ना। तो ओमिक्रॉन निकला, इसी तरह से और भी वेरिएंट्स निकले। ओके, तो ये ग्लोबल इनिक्विटी जनरेट हो रही थी। तो ऐसे में इंडिया और साउथ अफ्रीका जो है ये जाते हैं WTO के पास, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के पास। और यहाँ पे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को बोलते हैं कि जो आपका एग्रीमेंट है जिसका नाम है ट्रिप्स, आप इसमें हमको वेवर दो, ठीक है। ट्रिप्स जो है ये एक एग्रीमेंट है जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका फुल फॉर्म क्या है, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ठीक है। तो यहाँ पे ये ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट रिलेटेड टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ठीक है। तो ये इसका पूरा नाम है। इसमें ट्रिप्स में ये बोला गया है कि जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उसके पास इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं, वो जितने में चाहे बेचे, ठीक है। तो इंडिया और साउथ अफ्रीका ने बोला कि नहीं, आप इसमें हमको वेवर दो, और वेवर इस तरह का दो कि कोविड की जितनी भी चीजें हैं, वैक्सीन हो गया, मेडिसिन हो गए, डायग्नोस्टिक टेस्ट हो गए, इसको हम भी यहाँ पे डेवलप कर सके अपनी कंट्री में, अपने जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, लोकल मैन्युफैक्चरर्स, उनसे भी हम इसको मैन्युफैक्चर करा सकें, सो दैट हमको भी यहाँ पे इन सब चीज़ों का यहाँ पे फायदा मिले, जैसे वैक्सीन है, मेडिसिन है, ये सब चीज़ें हम भी अफोर्ड कर पाए, साउथ अफ्रीका भी अफोर्ड कर पाए, और हमारे जैसी और जो कंट्रीज हैं और जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं, हम उन तक भी इसको अफोर्डेबल रेट्स पे पहुंचा पाए। ये था प्रपोजल इंडिया और साउथ अफ्रीका का। लेकिन
यहाँ पे यूएस हो गया, यूके हो गया, इन कंट्रीज को बड़ा ऑब्जेक्शन था। इनको ऑब्जेक्शन इसीलिए था क्योंकि जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं वो इनके यहाँ पे बेस्ड है। अब अगर ये इनका यहाँ पे इनके पास अगर मान लो पेटेंट है या इनके पास इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं, तो यहाँ पे इनके पास मोनोपोली रहेगी। मोनोपोली रहेगी तो ये ज्यादा दामों में बेच पाएंगे, इनका बिजनेस ज्यादा होगा। इनका बिजनेस ज्यादा होगा तो इनका प्रॉफिट ज्यादा होगा, और अगर इनका प्रॉफिट ज्यादा होगा तो रेवेन्यू किसके पास जाएगा? यूएस और यूके की गवर्नमेंट के पास। तो यहाँ पे यूएस और यूके इसीलिए बार बार बोल रहे थे कि नहीं हम तो नहीं है इसके फेवर में, बाद में जाके ये आ गए थे फेवर में, पहले नहीं थे। ठीक है, तो ये था पूरा न्यूज जो बैकग्राउंड था। अभी क्या हुआ है, अभी यहाँ पे डब्ल्यूटीओ ने डिसीजन लिया, डब्ल्यूटीओ के मेंबर्स ने डिसीजन लिया है कि यहाँ पे इंडिया जो है, इंडिया फेल हो गया कन्विंस करने में डब्ल्यूटीओ को कि यहाँ पे डब्ल्यूटीओ जो है उसने बेसिकली ये बोला है कि हम आपको वेवर तो दे सकते हैं, लेकिन वेवर हम आपको देंगे सिर्फ वैक्सीन को लेकर, ऐसा नहीं कि डायग्नोस्टिक्स के ऊपर या थेरापेटिक्स के ऊपर जो मेडिसिन है उसके ऊपर भी हम आपको वेवर दे दें। ठीक है, तो अगर ये वेवर हमको मिल जाता तो यहाँ पे क्या होता, वेवर अगर मिल जाता तो इंडिया में और इंडिया जैसी दूसरी कंट्रीज जो है वहां पे ये सब चीजें प्रोड्यूस हो पाती, इजीली प्रोडक्शन हो पाता। और सिर्फ प्रोडक्शन ही नहीं हो पाता, हमारे देश वासियों को तो मिलता है, हमारे सिटीजन्स को तो ये सारी चीजें वैक्सीन, मेडिसिन, थेरापेटिक्स, डायग्नोस्टिक, ये सब आसान दामों पे, चीप प्राइजेस पे मिलते ही मिलते, साथ में हम इसको एक्सपोर्ट भी करते हैं अफ्रीकन कंट्रीज में। तो वहां पे भी एक तरह की ग्लोबल इक्विटी हम लाने की कोशिश करते इन टर्म्स ऑफ ग्लोबल हेल्थ। ठीक है, तो ये था पूरा आर्टिकल। ना इसके बारे में थोड़ी चीजें देख लेते हैं। सबसे पहले समझते हैं पेटेंट क्या होता है। तो देखो पेटेंट क्या होता है, मान लो मैंने कोई चीज बनाई, फॉर एग्जांपल मान लो कि मैंने यहाँ पे ये वीडियो बनाया, तो ये वीडियो किसने बनाया? मैंने। ये वीडियो क्रिएट किसने किया है? मैंने। इसमें पूरा दिमाग किसका लगा है? मेरा। तो यहाँ पे ये क्या हो गया? ये मेरी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो गई। वैसे ही पेटेंट होता है। ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, ट्रेडमार्क होता है, कॉपीराइट होता है, पेटेंट होता है। ठीक है, तो बहुत सारे इसके टाइप्स होते हैं। तो पेटेंट क्या होता है, देखो patent represents a powerful intellectual property right and is an exclusive monopoly granted by the government to an inventor for a limited pre-specified time. It provides an enforceable legal right to prevent others from copying the invention. तो मान लो मैंने कोई यहाँ पे इन्वेंशन किया, फॉर एग्जांपल मैंने ये वीडियो बनाया, तो ये क्या हो गया? मेरा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। गवर्नमेंट मुझे इस पे मोनोपोली देगी, मेरा वीडियो और कोई नहीं चला सकता मेरी परमिशन के बिना। ठीक है, तो मेरे पास इसका मोनोपोली हो गई, और ये मेरा इन्वेंशन है तो इसके लिए मेरे पास लीगल राइट है कि इसको कोई भी यूज नहीं कर सकता मेरी परमिशन के बिना। कब तक? एक स्पेसिफाइड टाइम के लिए। फॉर एग्जांपल इंडिया में ये 10 ईयर्स है। ठीक है, तो ये हो गया पेटेंट। अब पेटेंट प्रोडक्ट का भी हो सकता है और पेटेंट प्रोसेस का भी हो सकता है। प्रोडक्ट का पेटेंट का मतलब क्या है कि आपने कोई चीज बनाई, ठीक है, कोई एक फाइनल गुड बनाया और उसको आपने प्रोटेक्ट कर लिया कि ये मेरा फाइनल प्रोडक्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे जो पेटेंट होल्डर है वो यहाँ पे सभी को रिस्ट्रिक्ट कर सकता है कि कोई भी मेरे जैसा सेम प्रोडक्ट नहीं बना पाएगा फॉर द स्पेसिफाइड टाइम। ठीक है, दूसरा होता है प्रोसेस पेटेंट। इसमें क्या होता है कि आप भले प्रोडक्ट सेम बना लो, लेकिन आप अपनी प्रोसेस को अलग करो, आप अपने प्रोसेस को मॉडिफाई करके बनाओ, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपने सेम प्रोसेस अपनाई है तो हम यहाँ पे आपके ऊपर ऑब्जेक्शन ले सकते हैं, रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो शुरुआत में इंडिया में प्रोडक्ट पेटेंट हुआ करता था। ठीक है, 1970s में हम शिफ्ट हुए प्रोसेस पेटेंट की तरफ। तो इससे क्या हुआ, प्रोसेस पेटेंट की तरफ गए तो जैसे मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज यूएस की इंडिया में आई। ठीक है, इन्होंने मान लो कोई ड्रग बनाया एबीसी। ठीक है, अब पहले क्या होता था कि जब हमारे पास प्रोडक्ट पेटेंट था तो हम एबीसी जैसा नया ड्रग नहीं बना सकते थे क्योंकि इसके पास इसकी मोनोपोली थी, पेटेंट था। ठीक है, अब हम आ गए प्रोसेस पेटेंट के ऊपर। प्रोसेस पेटेंट में बोला हमने कि हमने बनाया तो एबीसी जैसा ही है प्रोडक्ट, लेकिन हमने प्रोसेस बिल्कुल अलग यूज की है। ठीक है, तो इसीलिए आप हमारे ऊपर पेटेंट सैंक्शन नहीं लगा सकते। तो ये काम किया इंडिया ने, सो दैट इंडिया जेनेरिक ड्रग्स बना सके और ग्लोबल स्केल पर इसको एक्सपोर्ट भी कर सके। ठीक है, तो जैसे इंडिया की कंपनी जैसे सिप्ला है, उन्होंने अफ्रीका को एंटी एचआईवी ड्रग्स बहुत सारे यहाँ पे सप्लाई किए थे 1990s। ओके, लेकिन आगे जाके क्या हुआ, ट्रिप्स का एग्रीमेंट आता है, डब्ल्यूटीओ का ट्रिप्स का एग्रीमेंट है। ठीक है, ये ट्रिप्स का एग्रीमेंट जो है ये अमेंड कर देता है, अमेंड करवाता है हमारे पेटेंट एक्ट को 2005 में, क्योंकि बहुत प्रेशर बना रहा था। जो डब्ल्यूटीओ है, जो डेवलप्ड कंट्रीज है, वो बहुत प्रेशर बना रही थी, तो इंडिया को अल्टीमेटली पेटेंट एक्ट को यहाँ पे अमेंड करना पड़ा 2005 में। और यहाँ पे जो फार्मास्यूटिकल, केमिकल और बायोटेक सेक्टर है, यहाँ से हमको जो प्रोडक्ट पेटेंट है सिर्फ हमको इसी के लिए अलाउ किया गया, प्रोसेस पेटेंट के लिए अलाउ नहीं किया गया। आई होप आपको क्लियर है यहाँ तक जो भी मैंने आपको समझाया। ठीक है, अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हो। ओके, तो ये हो गया हमारा पेटेंट की बात।
अब आते हैं हम ट्रिप्स के एग्रीमेंट के ऊपर। ट्रिप्स से ही हमको यहाँ पे वेवर चाहिए था, वेवर यानी कि छूट चाहिए थी, ठीक है। तो ट्रिप्स का एग्रीमेंट साइन हुआ था 1995 में, WTO जब बना था, ठीक है। इसमें था कि सभी सिग्नेटरीज जो है, सभी सिग्नेटरी कंट्रीज जो है वो इसको डोमेस्टिकली भी अपने देशों में भी अप्लाई करें इस ट्रिप्स एग्रीमेंट को, ठीक है। तो यहाँ पे मिनिमम स्टैंडर्ड्स ऑफ IP प्रोटेक्शन यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रोटेक्शन जो है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है उसको यहाँ पे कम से कम प्रोटेक्शन यहाँ पे ट्रिप्स एग्रीमेंट जो है वो देता है, ओके। तो यहाँ पे इनोवेटर जो है उनको इनेबल करता है, एनकरेज करता है कि सिर्फ आपकी ही इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और आप ही इसको मोनेटाइज कर सकते हो और कोई इसको मोनेटाइज नहीं कर सकता। 2001 में दोहा एग्रीमेंट भी साइन हुआ, दोहा डिक्लेरेशन साइन हुआ WTO के द्वारा, ठीक है, जिसमें एक ये बात की गई कि यहाँ पे हम कंपलसरी लाइसेंसिंग ला रहे हैं, यानी कि जब ऐसी कोई सिचुएशन आती है, पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी आती है, गवर्नमेंट ऐसा कुछ कंपेल कर सकती है ऐसे केस में जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं उनको, कि अभी थोड़े टाइम के लिए आपको अपना पेटेंट छोड़ना पड़ेगा और आपको अलाउ करना पड़ेगा दूसरी कंपनीज को, दूसरे मैन्युफैक्चरर्स को भी, कि वो आपका प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर सके। फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे कोविड में हुआ था, तो कोविड में हम यही वेवर मांग रहे थे कि आप यही वेवर लगाओ कि कुछ समय तक सभी कंट्रीज जो है, सभी कंट्रीज की जो छोटकी मोटकी जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं वो भी इनको प्रोड्यूस कर सकें, इन गुड्स को, वैक्सीन को, मेडिसिन को प्रोड्यूस कर सकें। तो यही चाह रहे थे हम, ठीक है। तो अभी वैक्सीन को लेकर तो क्लियर किया है कि ठीक है आप बना सकते हो, इसमें आप मेकिंग में, एक्सपोर्ट में इसको ईज कर दिया गया है, लेकिन अभी जो थ्योरेपेटिक्स है या डायग्नोस्टिक है उसमें अभी यहाँ पे इसको रिजेक्ट कर दिया गया है, इस वेवर को, ठीक है। तो आगे बात करते हैं। चाइना गेट्स इट्स थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर। तो चाइना को अपना थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर मिला है, और एयरक्राफ्ट कैरियर एक बहुत बड़ी चीज होती है, ठीक है, एक बहुत बड़ा यहाँ पे अचीवमेंट होता है। तो चाइना ने अपना थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर और सबसे बड़ा, सबसे मॉडर्न एयरक्राफ्ट कैरियर यहाँ पे लॉन्च किया है, जिसका नाम क्या है, फुजियान इसका नाम है, ओके। फुजियान जो है ये पहला इनका एयरक्राफ्ट कैरियर है जो कंप्लीटली चाइना में ही डिजाइन किया गया और चाइना में ही बिल्ड किया गया। तो बेसिकली चाइना ये क्या कर रहा है, चाइना यहाँ पे कोशिश कर रहा है एशिया की और जो इंडो पैसिफिक रीजन है इस पूरे की सुपर पावर बनना चाह रहा है चाइना, ठीक है। वैसे तो उसको ग्लोबल सुपर पावर बनना है, लेकिन अभी US खड़ा है इसके सामने, इसीलिए एशिया और इस रीजन की तो सुपर पावर चाइना बनना चाह रहा है, मेजर मिलिट्री एडवांसमेंट करना चाह रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक चीज जो चाइना ने कही है वो ये कि 2027 तक हम अपनी फोर्स को इतना मॉडर्न और इतना कैपेबल बना सकेंगे, मॉडर्न और कैपेबल बना लेंगे कि हम सीधे US की मिलिट्री को टक्कर दे सकते हैं, ये कहा है चाइना ने, समझ रहे हो। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये कहीं ना कहीं US की हेजिमनी को चैलेंज कर रहे हैं, ठीक है। अब इसका बैकग्राउंड भी समझ लो, US काफी टाइम से ताइवान के साथ इंडल्ज हो रहा है, ताइवान के साथ इन्वॉल्व हो रहा है। ताइवान जो है, ताइवान के ऊपर चाइना बोलता है कि ताइवान मेरी टेरिटरी है, ठीक है। चाइना ये बोलता है कि ताइवान मेरी टेरिटरी है। वन चाइना पॉलिसी, मैंने आपको कई बार समझाया वन चाइना पॉलिसी के बारे में। तो वन चाइना पॉलिसी में चाइना ये बोलता है कि ताइवान जो है मेरी टेरिटरी है, और अगर कोई भी जो कंट्री है वो ताइवान के साथ सेपरेट डिप्लोमेटिक रिलेशन रखेगी तो चाइना के साथ उसको अपने सारे रिलेशन तोड़ने पड़ेंगे, ठीक है। तो चाइना ये मानता है कि ताइवान उसकी टेरिटरी है, लेकिन US बार बार बोलता है कि नहीं, ताइवान सॉवरेन है और ताइवान को कोई भी मदद की जरूरत लगेगी तो हम करेंगे, ऐसे US बोलता है। तो US और चाइना के बीच में इसी चीज को लेकर काफी भिड़ंत चल रही है, ठीक है। ऐसे में चाइना का ये कहना कि 2027 तक हम तो अपनी मिलिट्री को इतना कैपेबल बना देंगे कि हम US के सामने खड़े हो सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये जो है ये दिखा रहा है कि चाइना US के हेजिमनी को काउंटर करने की पूरी कोशिश में लगा हुआ है, ठीक है। अभी के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि फुजियान क्या है, अगर क्वेश्चन आता है तो फुजियान जो है चाइना का सबसे बड़ा और थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है, ओके। आगे बात करते हैं। तो देखो 5 मिलियन इंडियंस अफेक्टेड बाय डिजास्टर। तो UN की एक कमीशन है, यूनाइटेड नेशन रेफ्यूजी एजेंसी जिसको बोलते हैं, यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रेफ्यूजीज, इन्होंने यहाँ पे एक रिपोर्ट निकाली है, ठीक है। ग्लोबल ट्रेंड रिपोर्ट है बोलते हैं इसको। ग्लोबल ट्रेंड रिपोर्ट के हिसाब से यहाँ पे इन्होंने बोला है कि इंडिया में बिकॉज ऑफ द डिजास्टर्स, क्लाइमेट चेंज, यहाँ पे लगभग 5 मिलियन लोगों को, 2021 की बात करें, 2021 में 5 मिलियन लोगों को इंटरनली डिस्प्लेस होना पड़ा। यानी कि मान लो ये इंडिया है, तो यहाँ पे अगर बाढ़ आ गई तो इनको डिस्प्लेस होकर इंडिया में ही कहीं और जाके बसना पड़ा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं इंटरनली डिस्प्लेस होना, ठीक है। एक्सटर्नली डिस्प्लेस मतलब देश छोड़ के बाहर जाना पड़ रहा है। तो इंटरनली डिस्प्लेस होना पड़ रहा है 5 मिलियन लोगों को 2021 में बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज एंड डिजास्टर। ये जो पूरा डाटा है आप अपने मेंस के आंसर्स में यूज कर सकते हो, तो इसको नोट कर लेना कहीं पे, एक अपनी डाटा शीट बना लो अलग से, जहाँ पे आप इस तरह की डाटा को यूज कर सको, डाटा को नोट डाउन कर सको। ग्लोबली बात करें तो ग्लोबली ऐसे लोगों के जो संख्या है, ऐसे लोगों का नंबर है 100 मिलियन, ठीक है। तो 100 मिलियन लोगों को 2021 में अपना घर छोड़कर भागना पड़ा, ठीक है। और इस
इसके कारण बहुत सारे थे। एक तो था वायलेंस, जैसे कि आपको पता है रोहिंग्यास के साथ क्या हो रहा है, रोहिंग्यास के साथ ही वायलेंस वाला इशू ही था, तो इनको भागना पड़ा, बांग्लादेश और इंडिया में आना पड़ा। फिर ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस, तो आपको पता है कि ये जिंजियांग प्रोविंस में हो रहा है। जिंजियांग प्रोविंस में उइगुर मुस्लिम्स जो है, उइगुर मुस्लिम्स के साथ सेम चीज हो रही है, ह्यूमन राइट अब्यूजेस हो रहे हैं। फूड इनसिक्योरिटी, जैसे अभी आपको पता है श्रीलंका में फूड इनसिक्योरिटी है, पाकिस्तान में फूड इनसिक्योरिटी चल रही है। फिर क्लाइमेट क्राइसिस, इंडिया में क्लाइमेट क्राइसिस चल रहा है, ठीक है, नेपाल में क्लाइमेट क्राइसिस चल रहा है। फिर यूक्रेन का वॉर हो रहा है, तो यूक्रेन से कितने सारे लोगों को भागना पड़ा। अफ्रीका और अफगानिस्तान में जो इमरजेंसी चल रही है, अफगानिस्तान को आपको पता है तालिबान जब आ गया था तो लोग प्लेन्स पे जो लटक लटक के जा रहे थे, ठीक है, तो इस तरह की सिचुएशन है। तो यहाँ पे ये सारी जो चीजें हैं ये आपको नोट करके रखनी है, आप मेंस के आंसर्स में अपने यूज करोगे, एसेज में यूज करोगे। ओके, लार्जेस्ट डिस्प्लेसमेंट अभी तक जो हुआ है 2021 में वो चाइना में हुआ है 6 मिलियन लोगों का, फिर फिलीपींस में हुआ है 5.7 मिलियन लोगों का, फिर इंडिया में हुआ है 4.9 मिलियन लोगों का, ठीक है। तो चाइना में होता है मेजरली, चाइना में बाढ़ वगैरह ज्यादा आती है, फ्लड ज्यादा आती है। फिलीपींस में मेनली वॉल्केनोज वाली प्रॉब्लम है, और इंडिया में अगेन मल्टीपल चीजें हैं, ठीक है, बाढ़ भी आती है, ड्रॉट भी आता है, ये सब चीजें हैं, ठीक है। तो मेजोरिटी जो है इंटरनली डिस्प्लेस्ड पीपल की, वो यहाँ पे देखा गया है कि उनमें से जो मेजोरिटी है ये अपने होम आ रही है वापस, लेकिन 5.9 मिलियन पीपल आज भी दुनिया में ऐसे हैं जो एक बार डिस्प्लेस हो गए तो डिस्प्लेस्ड ही रह गए, अपने घर कभी नहीं आ पाए, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट था। अच्छा, सेकंड आपका क्वेश्चन आज का जो है, जो कमेंट सेक्शन में आपको मुझे बताना है, वो है अबाउट UNHCR। ये कब बना, कैसे बना, इसके बारे में आप मुझे बताओगे। UNHCR के बारे में, इस बॉडी के बारे में आपको मुझे बताना है। ओके, नेक्स्ट, ADP टू बी एक्सटेंडेड टू ब्लॉक सिटी लेवल प्राइम मिनिस्टर। तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर जी हैं मोदी जी, इन्होंने ये कहा है कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम हमारा चल रहा है, ठीक है, ADP एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम बड़ा ही सक्सेसफुल प्रोग्राम है और बड़ा ही एस्पिरेशनल प्रोग्राम है, जैसा कि नाम भी है इसका, ठीक है। तो इनका कहना है कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम बड़ा सक्सेसफुल प्रोग्राम है, और इसको अभी तक हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लॉन्च करा था हमने, अब इसको हम एक्सटेंड करेंगे टू ब्लॉक एंड सिटी लेवल 2, ठीक है, ब्लॉक एंड सिटी लेवल 2। ओके, तो इसको इंस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स बनाना है हमको, एस्पिरेशनल से अब इंस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट बनाना है। तो ADP जो है, ADP एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम 2018 में लॉन्च किया गया था। इसमें बोला गया था कि 112 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं हमारे देश के। वैसे देखो, इसको बोला गया एस्पिरेशनल, लेकिन एक्चुअल में ये 112 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे थे जो बहुत बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स थे, ठीक है, अलग अलग स्टेट्स के बहुत बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स थे। तो ये कहा गया कि अगर हम इन डिस्ट्रिक्ट्स को आगे बढ़ा देते हैं, और अगर इन डिस्ट्रिक्ट्स को आगे बढ़ा देते हैं तो हमारे पूरे के पूरे स्टेट्स आगे बढ़ जाएंगे। तो ये एक तरह से लो हैंगिंग फ्रूट्स थे, अगर हम इनको आगे बढ़ा देंगे तो हमारे जो देश की पूरी सिचुएशन है काफी सुधर सकती है, ठीक है। ये लो हैंगिंग फ्रूट्स के ऊपर अगर हम काम करते हैं, तो इसीलिए इनको बैकवर्ड ना बोल के एनकरेज करने के तौर पे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट बोला गया, ठीक है। तो ये एक समझ सकते हो, ये एटीट्यूड का डिफरेंस पड़ता है। यही चीज मैं आपको समझा रही थी एथिक्स में कैसे यूज करोगे। एटीट्यूड का डिफरेंस इस तरह से पड़ता है कि एक है आप नेगेटिव एटीट्यूड के साथ बोल सकते हो कि ये बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं, बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स को हमको डेवलप करना है। दूसरा आप बोल सकते हो एस्पिरेशनल, जिनमें बहुत पोटेंशियल है, ठीक है, तो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है, ठीक है। तो एक तो चीज ये एटीट्यूड का आपको डिफरेंस समझ में आना चाहिए। जैसे जाते थे PTM में बचपन में, ठीक है, जो पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग हुआ करती थी, उसमें अगर आप पुअरली परफॉर्म करते थे तो आपकी टीचर ये नहीं बोलती थी कि तो बहुत ही पुअर बच्चा है, ठीक है, इसको तो कुछ नहीं आता, कुछ नहीं करेगा, ऐसा कभी नहीं बोला। ऐसा बोला कि काफी ज्यादा पोटेंशियल है, इसको अपने पोटेंशियल को यूज करना चाहिए। तो यही सेम चीज एटीट्यूड में आपको समझना चाहिए, एस्पिरेशनल का मतलब क्या है। दूसरी चीज इसको आप कैसे यूज कर सकते हो, तो देखो कई बार ऐसी केस स्टडीज आती हैं, केस स्टडीज आती हैं कि आपका जो डिस्ट्रिक्ट है, आप एक डिस्ट्रिक्ट के TM हो, आपका डिस्ट्रिक्ट जो है बहुत पिछड़ा हुआ है, यहाँ पे माइनिंग होती है, लोग लिटरेट नहीं है, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं है, तो आप क्या करोगे, कैसे करोगे। तो ऐसे में आप इंट्रोडक्शन में या फिर कंक्लूजन में इस तरह के करंट अफेयर्स को यूज कर सकते हो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है उन्होंने भी एक तरह से हमें इनकरेज किया है कि हमारे जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, एंड वन डे दे कैन बिकम द इंस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट इफ वी एग्जीक्यूट द प्लान ऑन ब्लॉक एंड सिटी लेवल 2। तो इस तरह से आप इसके इंट्रोडक्शन या फिर कंक्लूजन में इस तरह से इसको कोट कर सकते हो, और इसके थ्रू आपको काफी अच्छे मार्क्स मिलेंगे, एंड आई कैन गारंटी दैट। ओके, तो ये है हमारा ADP के बारे में न्यूज। अब ADP के बारे में थोड़ा सा देख भी लेते हैं कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है क्या। तो बेसिकली इसका एम ये है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम का कि हम इंडिया के जो मोस्ट अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको जल्दी जल्दी ट्रांसफॉर्म कर दें, ठीक है, और यहाँ पे इमीडिएट इंप्रूवमेंट लेकर आए, प्रोग्रेस लेकर आए, और इन डिस्ट्रिक्ट्स को रैंकिंग दें, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे 3 मॉडल्स हैं जिसपे यहाँ पे काम होगा, ठीक है। तो जो कन्वर्जेंस है, कन्वर्जेंस रहेगी सेंट्रल और स्टेट स्कीम्स के बीच में, जैसे स्टेट की स्कीम है, सेंटर की स्कीम है, दोनों को मिला के कन्वर्ज करके यहाँ पे काम होगा। दूसरा कोलैबोरेशन होगा,
सेंटर स्टेट लेवल पे प्रभारी होंगे। प्रभारी मतलब इंचार्ज ऑफिसर रहेंगे, सेंटर के अपने प्रभारी, स्टेट के अपने प्रभारी, दोनों मिलके काम करेंगे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के साथ। और तीसरा यहाँ पे कंपटीशन भी होगा डिस्ट्रिक्ट्स में। तो देखो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म तो है ही, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म भी हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, कि कॉम्पिटिशन भी करवा रहे हो आप सभी डिस्ट्रिक्ट स्टेट्स के बीच में, और कोऑपरेट भी कर रहे हो सेंटर स्टेट और डिस्ट्रिक्ट्स मिलके, ठीक है। और यहाँ पे जो मेन ड्राइवर्स होंगे वो स्टेट्स होंगे। ओके, तो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम आया कब था? 2018 में आया है। ऑलराइट, आगे बात करते हैं। तो देखो यहाँ पे नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है, बाइडेन होस्ट क्लाइमेट समिट ओवरशैडोड बाय फ्यूल कॉस्ट। तो बाइडेन जो है, जो बाइडेन, एक जो बाइडेन है, ठीक है, जो यहाँ पे कोशिश तो कर रहे हैं चलो कि यहाँ पे क्लाइमेट चेंज को रोका जाए। एक थे हमारे ट्रम्प, ठीक है, ट्रम्प जिन्होंने जो हमारा पेरिस एग्रीमेंट था, पेरिस ट्रीटी थी, इसको साइन कर चुके थे ओबामा, उसमें से यहाँ से विड्रॉ कर दिया था। एक ट्रम्प थे जिन्होंने बोला कि ग्लोबल वार्मिंग जो है ये कुछ नहीं है, सिर्फ मन का वहम है, ये ट्रम्प ने बोला था। और क्लाइमेट चेंज के ऊपर अब एक्चुअल में एक्शन ले रहे हैं बाइडेन अकेले मिलकर, ठीक है, अकेले दो देशों को इकट्ठा करके। तो देखो ये कितना इंप्लीमेंट हो रहा है नहीं हो रहा है वो अलग बात है, लेकिन एटलीस्ट एफोर्ड करना वो भी एक बड़ी बात है। तो यहाँ पे जो बाइडेन है, इन्होंने यहाँ पे एक फोरम बुलाई है जिसका नाम है मेजर इकोनॉमीज फोरम ऑन एनर्जी एंड क्लाइमेट, ठीक है। तो मेजर इकोनॉमी फोरम ऑन क्लाइमेट एंड एनर्जी, ये इन्होंने एक फोरम बुलाई है, और ये 2021 यानी कि पिछले साल से ये सेम इस तरह की फोरम बुला रहे हैं। जब से इन्होंने ऑफिस को टेक ओवर किया है प्रेसिडेंट के यूएस के, तब से ये बुला रहे हैं। और बेसिकली ये एफर्ट्स दिखा रहे हैं एज अ यूएस का लीडर, ठीक है, एज अ वर्ल्ड लीडर, ये एक एफर्ट दिखा रहे हैं, अटेम्प्ट कर रहे हैं कि जो भी ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड इश्यूज हैं उनको हम रिजॉल्व कर सकें, और ग्लोबल वार्मिंग के जो कैटास्ट्रोफिक कॉन्सिक्वेंसेज हैं उनको हम कम कर सकें, ठीक है। तो जो ये मेजर इकोनॉमी फोरम है, ये कंटिन्यूएशन है, पिछले साल भी हुआ था, इस बार भी हुआ है। तो यहाँ पे ग्लोबल क्लाइमेट क्राइसिस को कम करने के लिए, जो एड्रेस करने के लिए इन सब चीज़ों को यहाँ पे ये जो मेजर इकोनॉमी फोरम है ये बुलाई गई है, ठीक है। अच्छा, इसमें देखो रशिया तो अटेंड करने नहीं वाला है क्योंकि रशिया तो वॉर में बिजी है। दूसरा चाइना जो है वो अटेंड करेगा, लेकिन इसका सिर्फ फॉरेन मिनिस्टर अटेंड करेगा, प्रेसिडेंट अटेंड नहीं करेंगे। इंडिया को अभी तक इस ऑफिशियल लिस्ट में नहीं रखा गया है, तो नाम इंडिया का नहीं मिला है। अब इसके पीछे बैकग्राउंड भी समझो कि यहाँ पे जो यूएस है वो कॉल्स दे रहा है कि हमको फॉसिल फ्यूल से डिपेंडेंस कम करनी चाहिए, और एक यूएस ही है जिसके कारण फॉसिल फ्यूल जो है इतने हाइप पे चढ़े हुए हैं, क्योंकि यूएस ही है जिसने सैंक्शंस लगाए हैं ईरान के ऊपर, रशिया के ऊपर, जो मेजर फ्यूल प्रोड्यूसर्स हैं, जो मेजर फ्यूल सप्लायर्स है, इन सब के ऊपर सैंक्शन लगाए हुए हैं इन्होंने, ठीक है, यूएस ने। और इसके कारण क्या हो जाता है, फॉसिल फ्यूल जो है वो महंगा हो जाता है, और फ्यूल जो है एकदम हाइप पे चढ़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे यूएस ही इसका कारण है, और यूएस ही इसकी बात करे कि फॉसिल फ्यूल्स का जो यूज है आपको कम करना चाहिए। अच्छा, इसमें एक और इन्फॉर्मेशन दी गई है कि COP27 जो है, COP27 का क्या मतलब है, UNFCCC, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। यूनाइटेड नेशन की एक ऑर्गेनाइजेशन है जो क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए काम करती है। इसकी मीटिंग होती है हर साल, जिसको हम कहते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ठीक है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कहते हैं इसको। और इसकी जो है 27th मीट होने वाली है, ठीक है। और ये 27th मीट कहाँ पे होने वाली है, इजिप्ट में, ठीक है, होने वाली है नवंबर में। तो इसके पहले ये मेजर इकोनॉमीज फोरम जो है वो यूएस के लीडर जो है जो बाइडेन जी वो बुला रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन आपका आज का ये है कि आप मुझे बताओगे कि ये जो यूएनएफसीसी की हमने बात करी ये कब बनी थी, ठीक है, कब बनी थी, कौन सा इवेंट था जब ये बनी थी यूएनएफसीसी, ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशन। तो 3 क्वेश्चन मैंने आज पूछे हैं आपसे। नाउ हम आ रहे हैं एडिटोरियल के ऊपर। एडिटोरियल बड़ा सा सिंपल सा कोई आज का एडिटोरियल है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैंस पार्लियामेंट की बात की गई है। तो बेसिकली यहाँ पे ये कहा गया है कि 1952 में जब हमारी पार्लियामेंट ने काम करना शुरू किया था, उस समय पे हमारे जो पार्लियामेंट थी उसमें 39 जो थी फीमेल मेंबर्स थी, ठीक है, फीमेल पार्लियामेंटरियंस थी। तो यहाँ पे ऐसा टाइम था ये जब यूएस यूके जैसी कंट्रीज जो थी, जो कि डेवलप्ड कहती थी अपने आप को, ठीक है, ये कंट्रीज में भी 1-2% का यहाँ पे शेयर था विमेंस का, ठीक है। जैसे यूएस की बात करो तो 1.7% विमेन का पार्टिसिपेशन था, यूके में 1.1%। ऐसे में इंडिया जो था लीड कर रहा था बाय 5.5%, ठीक है। तो 5.5% यहाँ पे पार्टिसिपेशन था विमेन का। ये हमको मेंटेन करना था, ये बहुत प्रोग्रेसिव चीज थी, लेकिन हम इसको मेंटेन नहीं कर पाए हैं, ठीक है। अभी 70-75 ईयर्स हो गए, लेकिन अभी भी हम इसको मेंटेन नहीं कर पाए हैं। तो यहाँ पे कुल मिला के ये चीज एक तो बोली गई है। दूसरी चीज यहाँ पे बोली गई है कि यहाँ पे एक प्रोनाउंस के ऊपर बहुत ज्यादा जोर दिया गया है, ठीक है। एक ही मेजर पॉइंट है इसमें जिसके बारे में पूरा आर्टिकल है, तो मेजर प्रोनाउंस के ऊपर बहुत ध्यान दिया गया है। प्रोनाउंस का मतलब कैसे कि हमारे देश में प्रेसिडेंट है तो हम प्रेसिडेंट बोलते हैं, गवर्नर बोलते हैं, चेयरमैन बोलते हैं, स्पीकर बोलते हैं, ये सब बोलते हैं। तो ये जेंडर न्यूट्रल नहीं है, ये मैस्कुलाइन प्रोनाउन है, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे जेंडर न्यूट्रल हमको बनाना चाहिए, ये कहते हैं यहाँ पे ऑथर्स, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे बोलते हैं कि स्पीकर
जब मीरा कुमार जी हमारे लोकसभा की स्पीकर थी, पहली हमारी फीमेल स्पीकर थी वो, ठीक है। तो जब वो स्पीकर थी तो उन्होंने काफ़ी चेंजेस लाए थे। जैसे यहाँ पे चेयरमैन को उन्होंने बोला कि चेयरमैन ना बोल के हमको चेयरपर्सन बोलना चाहिए इसको, ठीक है। चेयरपर्सन इज अ जेंडर न्यूट्रल टर्म, ठीक है। तो इस तरह की हमको चीज़ें अपने जो लॉज हैं उसमें चेंज करनी चाहिए, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं ना राज्यसभा का, तो राज्यसभा का जो वाइस प्रेसिडेंट होगा वही हमारा एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होगा राज्यसभा का, ठीक है। एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होगा, तो हम यहाँ पे चेयरमैन बोल देते चेयरपर्सन की जगह, ठीक है। तो ये चीजें यहाँ पे जेंडर आइडेंटिटी की इन्होंने बात की है। ये बात करते कि सुप्रीम कोर्ट में भी एक केस आया था 2014 का, नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें भी बोला गया कि जेंडर आइडेंटिटी को प्रायोरिटी दी जाएगी, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे हमको लगा था कि यहाँ पे चेंजेस आएंगे, लेकिन आए नहीं। लॉ मेकिंग में भी और उसके अलावा जो जेंडर प्रोनाउंस है, उस प्रोनाउन जो हमारा जेंडर प्रोनाउन है उसमें भी कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं आए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुल मिला के ये कहा गया है कि देखो अभी जो हमारे चेंजेस आने हैं, हमको लॉज बनाने हैं, फॉर फीमेल सेंट्रिक लॉज बनाने हैं, या जो भी हमको बनाना है, जो भी हमको कोशिशें करनी है फीमेल्स के लिए, उसमें एक चीज़ हमको क्लियर करनी चाहिए कि हमें यहाँ पे फीमेल्स को एज अ लीडर, फीमेल्स को भी और ट्रांसजेंडर्स को भी हमको यहाँ पे लीडर्स की तरह मानना शुरू करना पड़ेगा, ठीक है। हम एक स्टीरियोटाइप नहीं रख सकते कि लीडर मतलब एक मेल, ऐसा स्टीरियोटाइप नहीं रख सकते। हमारे देश में जो लॉज है उसमें भी हम देखते हैं कि बहुत जेंडर बायस्ड है, ठीक है। विमेन को या ट्रांसजेंडर्स को हमेशा विक्टिम माना जाता है, और मेन जो है उनको हमेशा लीडर माना जाता है, ठीक है। तो मेन जो है उनको स्ट्रांग माना जाता है, विमेन्स को हमेशा विक्टिम माना जाता है, और ऐसे बहुत सारे लॉज हैं भी हमारे देश में। तो ऐसा नहीं कि आप विमेन्स को सारी आज़ादी दे दो, विमेन्स को ही सब कुछ दे दो, ऐसा नहीं, लेकिन विमेन्स को भी आप लीडर मानो, ये चीज़ यहाँ पे कही गई है, ओके। और यहाँ पे इसका बेसिकली ये कहा गया है कि एक बार हम लैंग्वेज में चेंज करते हैं, एक बार हमारे लैंग्वेज में बदलाव आता है, तो हमारे एटीट्यूड में भी बदलाव आएगा, और हमारे लॉज भी फिर जेंडर न्यूट्रल बनने लगेंगे। तो अगर हम ऐसा करना चाहते हैं तो हमको थोड़ी सी सेंसिटिविटी रखनी पड़ेगी, इक्वल ट्रीटमेंट रखना पड़ेगा, और हमें लोगों के लिए इक्वालिटी के साथ देखना पड़ेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट जेंडर दे बिलोंग टू, ओके। तो ये था छोटा सा आर्टिकल था, बहुत ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं, ओके। इसके अलावा एक आर्टिकल आया था क्रिप्टो करेंसी को लेकर कि क्रिप्टो करेंसी क्यों क्रैश हो रही है, तो कल हमने उसको पूरा डिस्कस कर लिया था। बाकी दो आर्टिकल एडिटोरियल जो थे वो अग्निपथ स्कीम के बारे में थे कि अग्निपथ में क्यों इतना रिवॉल्ट प्रोटेस्ट हो रहा है, तो इसको भी हम कल कॉम्प्रहेंसिवली डिस्कस कर चुके हैं, ओके। आगे बात करते हैं स्टार्स ऑफ द डे की। तो कल देखो मैंने कोई क्वेश्चन आपसे प्रीलिम्स जैसा तो नहीं पूछा था, लेकिन मैंने आपको एक आंसर राइटिंग के लिए क्वेश्चन दिया था, ठीक है। उन आंसर्स को मैं अभी तक इवेल्युएट तो नहीं कर पाई हूँ, थोड़ा सा टाइम की कमी चल रही है, ठीक है। उनको इवेल्युएट मैं नहीं कर पाई हूँ, मैं करूँगी जल्दी, आज कल में मैं कर दूंगी उन आंसर्स को इवेल्युएट। लेकिन आई वॉज हाईली इम्प्रेस्ड जिस तरह से आप लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हो, जिस तरह से आप लोग एक दूसरे को यहाँ पे फीडबैक दे रहे थे ना, आई वॉज वेरी इम्प्रेस्ड बाय ऑल ऑफ यू, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने उन सभी के नाम लिखे हैं जिन्होंने आंसर्स भेजे हैं, जिन्होंने एक दूसरे को फीडबैक दिए हैं। तो एवरीबडी ऑफ यू डिजर्व अ वेरी बिग कॉन्ग्रेचुलेशन फ्रॉम माई साइड कि आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो। आप बस इसी एक्साइटमेंट के साथ, इसी जुनून के साथ लगे रहो, ओके। चाहे फिर वो आंसर राइटिंग हो, चाहे फिर वो कमेंट्स में आंसर करना हो, जो भी करना हो इसमें लगे रहो, ओके। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ वेरी गुड डे। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, कॉमेंट करना अपने आंसर्स को, और शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ। दैट वाज ऑल, थैंक यू, हैव अ वेरी गुड डे।